नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दुनिया इकोनॉमिक्स की में। आज हम लोग मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स फॉर बिगिनर सीरीज़ का एक और वीडियो लेकर आपके सामने पेश हो रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग नेशनल इनकम पर अपनी चर्चा को पूरी करेंगे। तो आइए देखते हैं। पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने देखा था y इज़ इक्वल्स टू C प्लस आई, मीन्स नेशनल इनकम इज़ इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। और ये भी देखा था C इज़ इक्वल्स टू AY प्लस B। और जो हमारा आई था, इन्वेस्टमेंट जो था वो कांस्टेंट था, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट था हमारा, जो कि एक कांस्टेंट हुआ करता था। लेकिन इन्वेस्टमेंट जो होता है कांस्टेंट हमेशा रह नहीं सकता है। अंडर आइडियल कंडीशंस इन्वेस्टमेंट कैन नॉट बी अ कांस्टेंट, या वेरी करता है। और ये डिपेंड किस चीज़ पे करता है? ये डिपेंड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ, मान के चलिए बैंक डिपॉजिट्स। ऐसा इकोनॉमिक थ्योरी कहती है और देखा भी गया है कि जैसे जैसे बैंक डिपॉजिट का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है वैसे वैसे हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो कम होता जाता है। क्यों कम होता जाता है, इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। अभी इतना जान लीजिए कि जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट जो है हमारा वो कम होता जाता है। ठीक है, तो इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट इज द फंक्शन ऑफ आर रेट ऑफ इंटरेस्ट। कुछ मीनिंग इसको प्रोवाइड करने के लिए आई इज इक्वल्स टू सी आर प्लस डी पैरामीटर्स इंट्रोड्यूस कर दिया। अब आते हैं सी के नेचर पर। सी के नेचर को देखते हैं। जो हमारा सी है ये स्लोप है। कैसा होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव होगा। इतना कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही गया होगा। C इज लेस देन 0 एंड D इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इसको कुछ इस तरह से हमारा फंक्शन हो सकता है यहाँ पर, I इज इक्वल्स टू सी आर प्लस डी। ठीक है, अब देखिए, अब हमको इक्विलिब्रियम लेवल पे इनकम और एक्सपेंडिचर इनकम और कंजम्पशन निकालना है या इन्वेस्टमेंट निकालना है। अब हम इसको, अब देखिए हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं। एक हमारे पास y है, एक हमारे पास c है। ठीक है, एक y हो गया, एक c हो गया, एक i हो गया, और एक नई चीज़ हो गई r। यानी हमारे पास हाउ मेनी अननोन्स वी हैव? y, c, i एंड r। ठीक है, 4 अननोन है और 3 हमारे पास इक्वेशंस हैं। कैसे सॉल्व होगा? गब्बर की भाषा में बहुत नाइंसाफी है रे। YCI 4 हमारे पास वेरिएबल्स हैं और 3 इक्वेशंस हैं। तो इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए कुछ टेक्निक अपनाते हैं। टेक्निक क्या अपनाते हैं? देखिए, y इज इक्वल्स टू C की जगह AY प्लस B लिख देते हैं, और I की जगह CR प्लस D लिख देते हैं। तो यानी 1 माइनस ए वाई इज इक्वल्स टू सी आर प्लस बी प्लस डी। अब हमारे पास कितने अननोन्स हो गए? एक y बचा और एक r बचा, 2 बचे। ठीक है, आइए एक न्यूमेरिकल से इसको और ज़्यादा क्लियर समझते हैं। देखिए, एक हमने ऊपर एक इक्वेशंस, 2 इक्वेशंस लिख रखे हैं पहले से ही। C is equals to 0.8 y plus 100 and I is equals to minus 20 r plus 1000। अब इसमें इसको सेट करने की कोशिश करते हैं। तो 1 माइनस है a हमारा 0.8 है, तो 0.2 y इज इक्वल्स टू C जो है, C क्या है? माइनस 20 r एंड b प्लस d, दोनों को जोड़ दिया। जब आप लोग इसको कायदे से C प्लस आई रख के करेंगे ना y में, तो ऐसा ही क्वेश्चन निकल कर आएगा। y इज इक्वल टू C प्लस आई में C की वैल्यू और I की वैल्यू रखेंगे तो रिजल्ट यही आएगा। उसी रिजल्ट को हम लोगों ने डायरेक्ट यूज़ कर लिया है। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 0.2 y प्लस 20 r इज इक्वल्स टू 100।
इससे हमको फ़ायदा क्या हो रहा है? फ़ायदा ये हो रहा है कि जहाँ पे हमारे पास 4 अननोन्स थे, अब हमारे पास 2 अननोन्स आ गए, यानी नंबर ऑफ अननोन्स थोड़े कम हुए हैं। ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान देने लायक है कि ये कमोडिटी मार्केट में इक्विलिब्रियम का स्टेटस होता है। y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई जो होता है वो कमोडिटी मार्केट में इक्विलिब्रियम का कंडीशन होता है। और जब यहाँ पर हमारा इक्वेशन में एक चीज़ है इनकम और एक चीज़ है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जब भी रिलेशनशिप इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट का बनता है कमोडिटी मार्केट में, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? इस चीज़ को हम लोग कहते हैं IS कर्व या IS शेड्यूल भी कहते हैं। ये हमारा IS शेड्यूल है या IS कर्व है। जब भी, ध्यान से सुनिए, जब भी कमोडिटी मार्केट के इक्विलिब्रियम कंडीशन में इनकम और इंटरेस्ट रेट का रिलेशनशिप बनता है, वैसे रिलेशनशिप को हम लोग IS कर्व या IS शेड्यूल कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब आगे चलते हैं। अब हमको अगर एक और इक्वेशन इस तरह से मिल जाए, y और r में एक और इक्वेशन मिल जाए, तो हमारा दोनों को सॉल्व करके हम y और r की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब आइए अब बात करते हैं, अब मनी मार्केट की बात करते हैं, इसको पूरा रब करते हैं। ठीक है, अब मनी मार्केट की बात करते हैं। मनी मार्केट में इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है? मनी मार्केट में इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब होता है मनी सप्लाई इज इक्वल्स टू मनी डिमांडेड। भाई तभी तो सप्लाई और डिमांड जब बराबर होगा तभी तो इक्विलिब्रियम होगा। मनी सप्लाई इज इक्वल्स टू मनी डिमांडेड। हम लोगों ने IS कर्व पढ़ लिया। IS कर्व पढ़ लिया तो अब नेक्स्ट क्या पढ़ना है? ऑब्वियसली LM कर्व पढ़ना है, LM शेड्यूल पढ़ना है। तो आइए LM शेड्यूल देखते हैं, कैसे LM शेड्यूल को हम लोग डिड्यूस करते हैं। मनी सप्लाई इज इक्वल्स टू मनी डिमांडेड। ठीक है, ऐसी स्थिति में दो चीज़ें, एक तो मनी सप्लाई है, दूसरा मनी डिमांडेड है। तो मनी सप्लाई समझते हैं पहले क्या होता है। मनी सप्लाई में एक अथॉरिटी होती है जो कि कंट्रोल करती है कि इकोनॉमी को कितना मनी चाहिए, और वो अथॉरिटी क्या होती है? वो अथॉरिटी होती है उस देश का जो सेंट्रल बैंक होता है, वो अथॉरिटी होती है जो डिसाइड करती है। जैसे हमारे यहाँ सेंट्रल बैंक कौन सा है? हमारे यहाँ RBI है। तो अब किसी चीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को हम डिसाइड कर सकते हैं, तो वो चीज़ क्या रहेगी? वो कांस्टेंट रहेगी या वेरिएबल रहेगी? ये बताइए। अगर रिजर्व बैंक ने डिसाइड कर लिया कि अभी 1000 करोड़ रुपए हमको चाहिए, देश में अभी इकोनॉमी में हमको इतने पैसों की ज़रूरत है, तो वो उतना तो फिक्स कर देगा ना। जब कोई भी चीज़ फिक्स हो जाती है तब उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? उस चीज़ को हम लोग कांस्टेंट कहेंगे। और हाँ, इकोनॉमी में जो नोटेशन होता है, कई बार जब कोई भी चीज़ फिक्स होती है तो उसको इस तरह से नोट करते हैं, स्टार या एस्ट्रिक या स्टार जो कह लीजिए, ऊपर लगा के। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं मनी डिमांड की। जब मनी डिमांड जो होता है, अच्छा पहले समझते हैं मनी डिमांड क्या होता है। व्हाट इज़ मनी डिमांड? 3 वाक्य बोलता हूँ, आपको बताना है तीनों में से कौन सही है। ऑप्शन 1, मनी डिमांड उस मनी को कहते हैं जो कि सर्कुलेशन में होती है। मनी इन सर्कुलेशन। दूसरा, मनी डिमांड वो मनी होती है जो बैंकों में रहती है। मनी इन बैंक इन फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स। तीसरा, मनी डिमांड वो मनी होती है जो कि सर्कुलेशन में भी होती है और बैंकों में भी होती है। इसको 1+2 लिख देते हैं। और चौथा, नन ऑफ द अबव, वेरी पॉपुलर ऑप्शन। इन तीनों में से आंसर जो है हमारा कौन सा है? इन तीनों में से आंसर हमारा ये वाला है। यानी मनी इन डिमांड क्या होती है? मनी इन सर्कुलेशन एंड मनी हेल्ड इन बैंक डिपॉजिट्स।
इन दोनों का जो सम टोटल होता है उसको मनी डिमांड ऑफ द मनी कहते हैं। अब आइए, अब देखते हैं डिमांड ऑफ द मनी का सोर्स क्या होता है। हम लोग सप्लाई ऑफ मनी का सोर्स देख लिया था, वहाँ पर सेंट्रल बैंक होता है जैसे हमारा रिजर्व बैंक होता है। अब डिमांड ऑफ मनी का सोर्स क्या होता है? डिमांड ऑफ मनी का 3 सोर्स होता है। एक होता है ट्रांजैक्शनल सोर्स, दूसरा क्या होता है? प्रिकॉशनरी, तीसरा क्या होता है? स्पेक्युलेटिव। ठीक है, ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? जो हमको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डे टू डे का खर्च चलाने के लिए जो पैसा चाहिए उसको हम लोग ट्रांजैक्शन कहते हैं। ट्रांजैक्शन उसी को कहते हैं। फिर प्रिकॉशनरी, प्रिकॉशनरी क्या होता है कि कोई अनफोर्सिन इवेंट है, जैसे लोग बचा के रखते हैं, मेडिकल के लिए बचा के रखते हैं कि अगर हमारी तबीयत ख़राब होगी तो ये पैसे रखे हुए हैं, इन पैसों से मेरा इलाज होगा, उसको प्रिकॉशनरी कहते हैं। प्राइवेट सेक्टर में अब तो कोरोना में देखा कितने लोगों की जॉब चली गई, तो अब से जिन लोगों की जॉब नहीं गई है या जिनको दोबारा जॉब मिल गई है जॉब जाने के बाद, या फिर कोई दूसरा काम वो लोगों ने शुरू कर रखा है, उन लोगों ने इस सिचुएशन के लिए भी पैसे बचाने चालू कर दिए हैं कि कल को यदि हमारी जॉब चली गई तो हमारा उस समय खर्चा कैसे चलेगा, इसको प्रिकॉशनरी कहते हैं। इन दोनों को हम डिनोट करते हैं L1 प्लस L2 से। इन दोनों को हम डिनोट करते हैं L1 से। स्पेक्युलेटिव को हम डिनोट करते हैं L2 से। आते हैं स्पेक्युलेटिव पर भी आते हैं L1 से। अब देखिए, ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशनरी, अगर हमारी इनकम मान लीजिए Y है तो ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशनरी जो होगा वो Y का ही एक कोई पार्ट होगा। ठीक है, यानी कि टोटल जो ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशनरी जो भी होगा हमारा, वो Y का ही कोई ना कोई एक हिस्सा होगा, एक प्रोपोर्शन में होगा। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं L1 इज इक्वल्स टू KY, K1Y मान लीजिए। ठीक है, Y का एक प्रोपोर्शन है, और चूंकि ये प्रोपोर्शन है तो किसके बीच लाई करेगा? K1, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। क्लियर है? अब आइए स्पेक्युलेटिव पर देखते हैं। देखिए, स्पेक्युलेटिव डिमांड, स्पेक्युलेटिव सोर्स ऑफ डिमांड क्या होता है? जैसे हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट में देखा था, इंटरेस्ट रेट वाली बात की थी, वही बात यहाँ भी होगी कि कुछ लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग पीस ऑफ लैंड खरीद के रख लेते हैं कि हमारा एयरपोर्ट आ जाएगा इस एरिया में, तो आज हम 10 लाख में 30-40 साइट लिया है, 10 साल के बाद एयरपोर्ट आ जाएगा तो हमारी ज़मीन की कीमत 1 करोड़ हो जाएगी, यानी 10 टाइम्स अप्रिशिएट इन 10 ईयर्स होगा, उस समय हम ज़मीन बेच देंगे। इसको स्पेक्युलेटिव डिमांड कहते हैं। लेकिन स्पेक्युलेटिव डिमांड में एक रिस्क इन्वॉल्व होता है कि हो सकता है कि आपको वो रेट ऑफ रिटर्न ना मिले जो आप एक्सपेक्ट किए थे, कि किसी शेयर में लगाया और शेयर उतना नहीं चढ़ा जितना उसको चढ़ना चाहिए था, या फिर एयरपोर्ट आने की बात थी लेकिन इन्वायरमेंटलिस्ट ने हंगामा खड़ा कर दिया और सरकार को अपना प्रोजेक्ट वापस लेना पड़ा। तो इस कारण से हो सकता है कि ज़मीन की कीमत 10 लाख से, जो एक्सपेक्ट किया कि 10 लाख से 1 करोड़ रुपए हो जाएगी, वो नहीं हुई। रिस्क तो इन्वॉल्व है। लेकिन एक बैंक डिपॉजिट्स एक ऐसी चीज़ है जहां रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक डिपॉजिट का बढ़ता रहता है, जो इन्वेस्टमेंट वाला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा था शुरुआत में, वही चीज़ है यहाँ पर। जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक के डिपॉजिट का बढ़ता रहता है, वैसे वैसे हमारा स्पेक्युलेटिव डिमांड कम होता रहता है, यानी स्पेक्युलेटिव डिमांड भी उसी तरह से रहेगा, इज द फंक्शन ऑफ आर। ठीक है, इसको भी पैरामीटर्स दे दें, यूनिफॉर्मिटी रखते हैं पैरामीटर्स में। इस बार K2 कर दिया इसको, K2 R प्लस K3। ठीक है, तो टोटल MD कितना हो जाएगा? MD इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2 होगा कि नहीं होगा? MD इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2 इज इक्वल्स टू K1Y
प्लस K2R प्लस K3। अब चूंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन में MD और MS को बराबर रखने का है तो ये MS के बराबर भी हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए हमको यहाँ पर एक नया इक्वेशन मिला है, MS इज इक्वल टू K1Y प्लस K2R प्लस K3। अब ध्यान से देखिएगा, इस इक्वेशन में भी ये हमारा, हमने पहले ही बोला था कांस्टेंट होता है, चर्चा की शुरुआत में ही बोला था। जब ये कांस्टेंट हो गया ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। अब दिस इज नॉट अननोन, ओके। तो हमारे पास हाउ मेनी अननोन्स वी आर लेफ्ट विथ ओनली 2 अननोन्स y एंड r। और इस इक्वेशन में भी हमारा y और r, इसको हम लोगों ने IS कर्व कहा था। और ये मनी मार्केट का इक्विलिब्रियम कंडीशन है। जब भी इस तरह का हमको इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई भी रिलेशनशिप मिलता है, वैसे रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, LM शेड्यूल या कर्व। ठीक है, यहाँ चीजें स्पष्ट हैं। यहाँ भी हमारा जो रिलेशनशिप है वो 2 अननोन्स में है, यहाँ भी 2 अननोन्स में है। 2 अननोन्स एंड 2 इक्वेशंस। अब हम y और r की वैल्यू निकाल सकते हैं। आइए इसको एक न्यूमेरिकल से समझने की कोशिश करते हैं। आइए अब एक क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हम लोगों ने शुरुआत में ये इक्वेशंस दे रखे थे, ये 3 जो है नए इक्वेशंस हैं। ऊपर वाले दोनों कमोडिटी मार्केट की सिचुएशन है और ये नीचे के 3 जो हैं ये हमारे मनी मार्केट के सिचुएशन है। आइए ऊपर वाले से हमारा जो रिजल्ट निकल कर आया था वो क्या आया था, आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि आप इक्विलिब्रियम पोजीशन पर इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट का वैल्यू निकालिए। ठीक है, ऊपर वाले का क्या था, 0.2y प्लस 20r इज इक्वल्स टू 1100। अब इसको रखते हैं, MD बराबर MS, MD इज इक्वल्स टू MS, MD इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2, तो देयरफॉर MS इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2। तो रखिए 2375 इज इक्वल्स टू 0.1y माइनस 25r प्लस 2000। दिस इम्प्लाइज 0.1y माइनस 25r इज इक्वल्स टू 375। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट और y का वैल्यू एट इक्विलिब्रियम पोजीशन पता चल जाएगा। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं। कि अगर मनी सप्लाई के पोजीशन में चेंजेस आता है तो स्थिति किस प्रकार की बनती है, आइए उसको देखते हैं। इक्विलिब्रियम किस तरह का होता है, नया इक्विलिब्रियम किस तरह का होता है। ये देखिए बोर्ड पर हम लोगों ने कर्व ट्रेस किया है IS और LM कर्व का। ये वही कर्व्स हैं जो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा था। ठीक है, इसमें हमारा जो LM कर्व है इसका जो इंटरसेप्ट है वो है 3750 और जबकि IS कर्व का जो स्लोप है वो है 5500 और जो हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 और नेशनल इनकम 5000। आप लोग जब सॉल्व करेंगे तो यही आप लोगों को आंसर आएगा। ठीक है, अब देखिए हम मान के चलते हैं कि जो सेंट्रल बैंक है उसने मनी सप्लाई को थोड़ा सा कम कर दिया है, कम करके 2300 कर दिया है। ओरिजिनल क्वेश्चन में क्या था हमारा 2375 था, जिसको कम करके सेंट्रल बैंक ने 2300 कर दिया है। अब आप लोग क्या करेंगे कि 2300 पर MS की वैल्यू जो 2375 दी गई थी उसकी जगह 2300 रखकर पूरे इसको सॉल्व करेंगे और नया इक्विलिब्रियम कंडीशन पर जो इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू आएगी उसको निकाल के इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे कि कैसा बिहेव करता है इक्विलिब्रियम पॉइंट उस समय। आइए उसको हम लोग ग्राफिकली देख लेते हैं और उसके बाद आप लोग टेस्ट कीजिएगा कि आपका जो मैथमेटिकल आंसर आया है और जो ग्राफिकल डिस्कशन से जो कंक्लूजन निकल कर सामने आया है वो दोनों मैच करता है कि नहीं करता है। आइए देखते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा था MS इज इक्वल्स टू K1Y प्लस K2R प्लस K3। और 2 वीडियो पहले हम लोगों ने ट्रांसपोजिशन ऑफ फार्मूले भी पढ़ चुके हैं।
आइए अब उसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए उसी का इस्तेमाल होगा। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, K1y इज इक्वल्स टू MS माइनस K2R माइनस K3, इन दोनों को इधर ले गए, ठीक है। इसका मतलब K1y इज इक्वल्स टू माइनस K2R माइनस K3 प्लस MS। This implies y is equals to minus K2 upon K1 R minus K3, इसको ऐसे कीजिए ना, प्लस माइनस K3 प्लस MS डिवाइडेड बाई K1, ऐसा लिख सकते हैं। आइए अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो नीचे जो हमारा रिजल्ट निकल कर सामने आया, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए इसमें K2 अपॉन K1 जो है ये तो स्लोप है, ये हमारा स्लोप है और ये हमारा इंटरसेप्ट हुआ। इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी हमारा नया कर्व LM कर्व निकल के सामने आएगा, IS कर्व पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो भी फर्क पड़ेगा वो हमारा LM कर्व पे पड़ेगा। व्हेन देयर इज अ चेंज इन मनी सप्लाई, IS कर्व एज इट इज रहेगा, LM कर्व में ही चेंजेस आएगा, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो जो भी नया LM कर्व निकल के सामने आएगा उसका स्लोप, वो मतलब स्लोप जो है मनी सप्लाई पर तो डिपेंड नहीं करता, मनी सप्लाई कुछ भी रहने दो, स्लोप पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी स्लोप जो है इसके पैरेलल होगा, इस लाइन के पैरेलल होगा, या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा, इतना ही फर्क पड़ेगा ना। हाँ अब देखिए ऊपर होगा कि नीचे होगा। अब हम इस वाले हिस्से पर विचार करते हैं जहाँ पे इंटरसेप्ट बनता है। भाई इंटरसेप्ट ही डिसाइड करेगा ना कि स्लोप ऊपर, ये जो कर्व ऊपर से जाएगा या कर्व नीचे से जाएगा। इंटरसेप्ट अगर नीचे है तो इंटरसेप्ट अगर 3750 से कम होगा तो फिर स्लोप नीचे, सॉरी कर्व नीचे से जाएगा, अगर ऊपर होगा तो ऊपर से जाएगा, इतना ही ना। आइए इस पर विचार करते हैं। अगर MS की वैल्यू कम होगी तो इंटरसेप्ट बढ़ेगा कि घटेगा? MS हमारा न्यूमरेटर में है और वैल्यू हमारी कुछ इस तरह से है, MS माइनस K3 अपॉन K1, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू है MS, न्यूमरेटर में है, तो जैसे जैसे न्यूमरेटर की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे पूरे इक्वेशन की वैल्यू बढ़ेगी, पूरा जो हमारा एक्सप्रेशन है, पूरा एक्सप्रेशन का वैल्यू भी बढ़ेगा। भाई MS न्यूमरेटर में है और MS पॉजिटिव है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जब MS की वैल्यू बढ़ेगी तो ये पूरा एक्सप्रेशन की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे जैसे MS की वैल्यू गिरेगी वैसे वैसे पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू कम होगी। यहाँ तक तो क्लियर है? तो अगर MS में कोई कमी आती है, मनी सप्लाई अगर रिजर्व बैंक मनी रेस्ट्रिक्ट करता है, तो कर्व हमारा कहाँ से जाएगा? तो हमारा ये इंटरसेप्ट जो है वो कम होगा। जब कम होगा तो इससे कम होगा, इससे कम होगा तो कुछ यहाँ से मान लीजिए पास करेगा, इस तरह से इसके पैरेलल पास करेगा, ऐसे ही ना पास करेगा। जब इसके पैरेलल पास करेगा तो एक नया पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम बनाएगा। अब इस पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम की पोजीशन देखिए, ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम नीचे की तरफ बन रहा है, डाउनवर्ड्स एंड टुवर्ड्स राइट साइड, इसके राइट है। ध्यान रखिएगा, जो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट बन रहा है वो नीचे की तरफ बन रहा है और राइट साइड में बन रहा है। इसका मतलब जब भी मनी सप्लाई में चेंज होगा तो अच्छा, जब मनी सप्लाई में चेंज होगा तो हमारा कम क्या हो रहा है? कम इनकम हो रहा है, इनकम कम हो रहा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है। ये निष्कर्ष हमारा निकलेगा। आप इस निष्कर्ष को आपका मैथमेटिकल उससे जरूर टैली करके देखिएगा कि ये टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ऑब्जेक्टिव इवन JRF तक के एग्जाम में इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसी कॉन्सेप्ट पर। बस ये कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आएगा और खट से उत्तर निकलने का है। और कई बच्चे यहाँ पर उत्तर तो सही करते हैं लेकिन उनका समय काफ़ी चला जाता है, इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ग्राफ से सीखने में यही सब फायदा है कि चीज़ें एक बार में क्लियर हो जाती हैं और लंबे समय तक क्लियर रहती हैं।
और रिवीजन में खाली एक बार ग्राफ देख लिया, सारी चीज़ें फिर से रिकॉल हो जाती हैं। इससे रिवीजन करना भी आसान होता है। ठीक है, तो आज हमारा नेशनल इनकम का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग नॉन लीनियर इक्वेशन शुरू करेंगे। अभी तक तो लीनियर इक्वेशंस ही पढ़ा है हम लोगों ने। अगले वीडियो से हम लोग नॉन लीनियर इक्वेशन शुरू करेंगे। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप हमसे हमारे ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं, जो कि हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इन वीडियोस का लाभ ले सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में नॉन लीनियर इक्वेशंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।